चलो जी शुरू करते हैं। अपन कंपनी ऑडिट कल हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सेक्शन 139 से 148 थे, ठीक है। 139 आपके पास था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 140 था रिमूवल या रिजाइन, 141 141 142 139 143 powers and duties, 144 not to render certain service, 145 145 46 जर्नल मीटिंग, 47 पनिशमेंट, 48। तो सबसे पहले था 139 के 1 को पढ़ लेते हैं अपन। सब्सिक्वेंट ऑडिटर था नॉन गवर्नमेंट के केस में, सब्सिक्वेंट यानी कि नॉर्मल कंपनीज में कह रहे हैं हर एजीएम पे अपॉइंट होगा, है ना। हर एजीएम में अपॉइंट होगा तो कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स। कहां तक वो ऑफिस होल्ड रखेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ, शब्द ऐसे याद रखने हैं। बोलो एक बार, टिल द कंक्लूजन ऑफ, फिर से टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, यानी कि कितने सालों के लिए? 6 साल के लिए कि 5 साल के लिए? 5 साल के लिए। मैनर और प्रोसीजर में रूल 3 था, 3 चीजें देखनी थी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। क्या क्या 3 चीजें? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग। फिर उसके बाद आपके पास एक लूप घूम रहा था, ऑडिट कमेटी बीओडी के पास, बीओडी मेंबर के पास। बीओडी को पसंद नहीं आता तो वो किसके पास चला जाएगा? ऑडिट कमेटी के पास। ऑडिट कमेटी का अगर फिर से मन कर जाता है फिर से बीओडी के पास जाएगा। अगर मन नहीं करता तो उनको बता देंगे, फिर बीओडी नीचे अपने आप मेंबर के पास चले जाएंगे। यहाँ पे उसके बाद था आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर, जिसको मैं बोल रहा था 4 पॉइंट सर्टिफिकेट। 4 पॉइंट सर्टिफिकेट, रूल 4 और 4 पॉइंट। रूल 4 पॉइंट सर्टिफिकेट और 4 पॉइंट। पहला आपके पास था एलिजिबल, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, उसकी अपॉइंटमेंट एज पर द टर्म्स होनी चाहिए। तीसरा अपॉइंटमेंट विद इन द सीलिंग लिमिट होनी चाहिए और लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। फिर जैसे ही कंपनी एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट कर देती है तो कंपनी को विद इन 15 डेज किन 2 जनों को बताना पड़ेगा? आरओसी को और ऑडिटर। कौन से फॉर्म में? कितने दिनों में? कौन बता रहा है? कंपनी। किसको बता रही है? ऑडिटर को और आरओसी को। इसके बाद आप आ जाओ 139(2) पे, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब होता है कूलिंग पीरियड लगाना। 5 साल के लिए लगेगा, 5 साल के लिए हटेगा। अगर सीए फॉर्म है तो 5-5 साल के लिए 2 बार लगेगी, 5 साल के लिए हटेगी। तो आपको चीज समझ में आई? अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे रोटेशन, रोटेशन मतलब हटाना है। देखो यहाँ पे क्या है, एक इंडिविजुअल है या फिर फर्म है। 2 ही तरीके की अलाउड होती है सीए को फर्म बनाना, 2 तरीके से, या तो सोल या फर्म। तो सोल है तो देखो उसका कैसे रहने वाला है, 5 ईयर्स 5 ईयर्स, 5 ईयर के लिए सीए, 5 ईयर के लिए नॉट सीए, दैट्स इट। जब सीए अपॉइंट होगा तो उसको बोल देंगे अपॉइंटमेंट। जब सीए नहीं लगेगा यानी कि 5 साल के लिए हटना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड। जब आप कहते हो मार्केट में मंदा आ गया हमारा, यार अभी ठंडा चल रहा है काम, तो ये कूलिंग पीरियड है। अगर सीए फर्म है तो सीए फर्म देखो ऐसे लगेगी, पहले 5 साल ओके, अगले 5 साल ओके, अगले 5 साल ठंडा, कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड दोनों के लिए ही। जल्दी से बनाओ इसको, इतनी देर में बना लेना चाहिए था आप लोगों को। इंडिविजुअल है तो 5 साल के लिए लगेगा, 5 साल के लिए हटेगा। और पार्टनरशिप फर्म है तो 10 साल के लिए लगेगी और 5 साल के लिए हटेगी। देखते हैं पढ़ के क्या बोलते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल तो कह रहे हैं इंडिविजुअल, नो लिस्टेड कंपनी और अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज shall appoint or reappoint an individual as an auditor for more than 1 term of 5 consecutive years। क्या आप ये लाइन लिखने का मतलब याद करने की हिम्मत जुटा सकते हो? He will be appointed for a, ये जो बोल्ड में किया हुआ है, 1 term of 5 consecutive years, 1 term of 5 consecutive years, 1 term of 5 consecutive years, इतने के लिए अपॉइंट होगा। अगर 9 से शुरू कर दो या नॉर्मल लाइन लिख दो वो चलेगा, लेकिन इस लाइन को ऐसे ही लिख लेना, 1 term of consecutive years। फिर कूलिंग पीरियड है देखो 5 years, कूलिंग पीरियड पे लिख दो साइड पे 5 years। और अगर इन केस ऑफ ऑडिट फर्म है तो 2 terms और 5 consecutive। ऊपर था 1 term, यहाँ पे था 2 terms, यानी कि इसको आप लिख दोगे 10 years। 10 years के लिए हाँ है, 5 साल के लिए ना है। चले जी आगे।
अब यहाँ पे बोला हुआ है नो लिस्टेड कंपनी और प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज। तो आपको अब यहाँ पे एक चीज खड़कनी चाहिए, एक तो ये वाले प्रोविजन लिस्टेड कंपनी के लिए है या लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं है। अब बताओ क्या ये प्रोविजन लिस्टेड कंपनी के लिए है कि नहीं है? है। पर ऊपर तो लिखा हुआ है नो, वो नो बाद में आना चाहिए था, नॉट मोर देन वाला। तो इसका मतलब है ये जो प्रोविजंस हैं लिस्टेड कंपनी के लिए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कोई भी लिस्टेड कंपनी एक साल से एक टर्म से ज्यादा, अब मैं बार बार एक टर्म नहीं बोलूंगा, मैं 5 साल ही बोलने वाला हूँ क्लास में, तो कह रहे हैं कोई भी लिस्टेड कंपनी 5 साल से ज्यादा ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेगी। ठीक बोल रहा हूं मैं? कोई भी लिस्टेड कंपनी 5 साल से ज्यादा, ये पॉइंट तो बड़ा ही आसान था। अब नो लिस्टेड के साथ एक और शब्द देखो क्या है, यानी कि एक तो हो गया लिस्टेड कंपनी, दूसरा हो गया अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज। अदर प्रिस्क्राइब्ड तो हम थोड़ा आगे जाके प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो भी ऐसे ऐसे अपॉइंट करेंगे। तो अगर समझ लो इन प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी और लिस्टेड कंपनी के अलावा कोई और बन गया तो वो जितने मर्जी सालों के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। क्या आपको पहले तो ये देखो थीम समझ में आ गई? लिस्टेड कंपनी, अब देखो सबसे पहले मेरा आप डिस्क्लेमर सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। मेरे को या तो बोलना चाहिए 5 साल या फिर 10 साल, है ना? तो मैं अपनी तरफ से एक बार के लिए 5 साल ही लेके चलूंगा, ठीक है? आप उसको साथ साथ इमेजिन कर लेना, अगर वो फॉर्म होगी तो 10 साल, अदरवाइज मैं क्या बोल के चल रहा हूँ, वो इंडिविजुअल सीए को अपॉइंट कर रहे हैं तो कितने सालों के लिए? अगर फॉर्म को करूँ तो मैं समझाने के लिए बार बार थोड़ी ना 2 वर्ड यूज करूंगा, मैं सिर्फ 5 साल वाला पॉइंट लेके चलूंगा इंडिविजुअल का। तो कह रहे हैं कोई एक लिस्टेड कंपनी, पॉइंट नंबर 1 डालो लिस्टेड कंपनी के ऊपर, लिस्टेड कंपनी को डालो नंबर 1 और अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास कंपनीज को डालो नंबर 2, यानी कि ये इनके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। नीचे देखो कहीं पे है अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, रूल 5 में देखो कह रहे हैं प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी है। पहला कह रहे हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो। कोई पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, तो वो प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी है। समझ लो। अब मैं आपको यहां से एक एग्जांपल बोलता हूं, रिलायंस कंपनी, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 25 करोड़। मेरे को वो अपॉइंट करना चाहती है इंडिविजुअल को 8 सालों के लिए, कर सकती है कि नहीं? नहीं 5 साल। फिर से मैं केस स्टडी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनोगे, पहली बार में आंसर आ ही जाएगा। रिलायंस कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 25 करोड़, वो मुझे इंडिविजुअल को 8 सालों के लिए अपॉइंट करना चाहती है। क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती। रीजन? क्योंकि वो प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी है, और वो अगर किसी इंडिविजुअल को हायर करना चाहती है तो मैक्सिमम 5 साल के लिए कर सकती है। दूसरा कह रहे हैं अगर वो पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसके पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़। अब यहाँ पे सिर घुमा किसी का, पब्लिक में बात कर दी 10 करोड़ की, प्राइवेट में करी 50 करोड़ की। क्या किसी को ये पॉइंट स्ट्रेंज लगा? पब्लिक के लिए उल्टा इन्होंने लिमिट कम बोली है, प्राइवेट के लिए लिमिट ज्यादा बोली है, क्योंकि पब्लिक में ऐसा पब्लिक का इन्वॉल्व है ना मैक्सिमम। फिर लिमिट तक 30 रखेंगे ताकि ऑडिट में। देखो यहाँ पे क्या है, पब्लिक कंपनी है ना, जो पहले पे पब्लिक कंपनी में पैसा पब्लिक का इन्वॉल्व होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, एक पब्लिक कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी है, कौन सी ज्यादा सेंसिटिव हुई? पब्लिक कंपनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा लोगों का भी लगा हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो पैसा आपस में खुद का ही मालिक का ही लगा हुआ है, 2 तो मेंबर होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 200 लगा लो, ठीक है। तो देखा जाए वो घर बार के ही अपने ही लोग होते हैं, वो आपस में प्राइवेट मिले होते हैं। तो वहां पे उन्होंने लिमिट कम इसलिए रखी है क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो वो ज्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की या इंडिपेंडेंसी की ज्यादा जरूरत है, और अगर हमने किसी एक ही सीए को काम दे दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए सीए बदलते रहो। डन। जैसे आज दिल्ली में एक रेड पड़ी है, डालमिया पता नहीं कौन सी कोई कंपनी है, तो वो कंपनियां अपनी ही मतलब उनका एक ग्रुप है, उसके अंदर 50-60 कंपनीज है, क्या करते हैं आपस में ही शेयर डिबेंचर इशू करते रहते हैं। आज पड़ गई है रेड अच्छी खासी, तो रेड पड़ी है, तो रेड में क्या हुआ, एक इनकम टैक्स ऑफिसर आया सुबह सुबह, उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे थे कि ये कुछ सीवी का बहाना लेके आ गया कि मैंने सीवी अप्लाई किया हुआ है, कुछ है वो। उनको समझ में आ गई कि हमारी कंपनी में तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स ही नहीं है, तो उनको कुछ चीज़ डाउट हो गया, ये पीएफ वाले या इनकम टैक्स वाले हैं। तो उन्होंने फाइलें बदलनी शुरू कर दी। उसके 1 घंटे के बाद आ गई पूरी गाड़ियाँ लेके अक्षय कुमार जी, तो 5-6 इनकम टैक्स ऑफिसर,
2-3 CA, 2-3 CS, एक ROC का बंदा और 2-3 पुलिस वाले। तो अभी चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब आधे जनों को छोड़ देते हैं, जनरली फीमेल स्टाफ को कई बार जाने देते हैं, मेल स्टाफ को थोड़ा लेट छोड़ते हैं। तो ये आज की सुबह सुबह की बात है। तो मेनली क्या पर्पस होता है, इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, इसलिए उसको बोल रहे हैं पब्लिक कंपनी है। तो अगर आपकी 10 करोड़ भी क्रॉस हो गई तो आप प्रिस्क्राइब्ड में हो और अब आपको CA सिर्फ 5 साल के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा, सेम CA को फिर 5 साल के लिए हटाना पड़ेगा। अगर फर्म है तो 10 साल की इजाजत दे रहे हैं आपको। प्राइवेट कंपनी है तो 50 करोड़, या फिर ऑल कंपनीज, ऑल कंपनी में लिखो पब्लिक प्राइवेट या कुछ भी, प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट है, कोई भी है, अगर उनकी बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो रूल 5 को मैं कैसे याद करता होता हूँ, रूल 5 को मैं याद करता हूँ 10 50 50, 10 50 50, ठीक है, ये ऐसे याद रहेगा आपको। अदरवाइज पूरे उसमें ना 4-5 बार लिमिट्स आती हैं आपके पास, फिर याद नहीं रहता। ऑडिट कमेटी की भी अलग लिमिट आएगी, कल हमने पढ़ ली थी क्या ऑडिट कमेटी की लिमिट, नहीं पढ़ी ना। तो अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज में सबसे पहला आपके पास आया लिस्टेड कंपनीज। अगर मैं टोटल में ऐड करूं, एक था लिस्टेड, फिर उसके बाद आपके पास क्या था, पब्लिक, पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड। ये ना भी लिखते तो भी मैं समझ जाता, क्योंकि इन्होंने पहले लिख तो दिया लिस्टेड। तो पब्लिक में 10 करोड़ या उससे ज्यादा या उससे कम, उससे ज्यादा, तभी वो थोड़ी सी बड़ी कंपनी बनेगी, तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा चाहिए। लॉजिक क्लियर है। इसके बाद अब आप लॉजिक वो नहीं करेंगे, बार बार याद नहीं करेंगे, ठीक है। लॉजिक्स मैंने आपको समझा दिए, ट्रांसपेरेंसी या इंडिपेंडेंसी। तो पब्लिक कंपनी है तो 10 करोड़ या उससे ज्यादा, क्या एंड रिजर्व एंड सरप्लस है, एंड देखो साथ में रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है। अब याद रखो कारों का पॉइंट, कारों में एग्जम्पशन था पहला बैंकिंग, इंश्योरेंस, NPO, उसके नीचे 6वां था प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ या होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, और उसकी शेयर कैपिटल कितनी होती थी, याद है? नहीं, क्योंकि इतने साल तो हो गए कारों की, ये कैसे याद होगा, है ना। तो वहां पे याद रखना, वहां पे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ था, देखो था, मैं भी कैमरे के सामने इतना चौड़ा होकर बोल रहा हूँ, देखना था 1 करोड़, और वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस भी था। 6th एग्जम्पशन का पहला पॉइंट, ठीक है। और क्या क्या लिमिट थी साथ में, बोरोइंग कितनी, और उसके बाद 10 करोड़ क्या थी, टोटल टर्नओवर, टर्नओवर नहीं टोटल टर्नओवर, जिसमें स्क्रैप सेल भी इंक्लूड थी। और यहाँ पे क्या है 10 50 50, वहां पे है 1 1 10, तो इसको जैसे यहाँ पे लिखा ना 10 50 50, इसके साइड में लिखो 1 1 10। 1 में पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल है। याद रह देंगे ये ट्रिक्स, ठीक है। कारों में क्या है, कारों है तो मतलब छोटा सा क्यूट सा है तो 1 1 10, कंपनी ऑडिट बहुत ही बड़े लेवल की बात है तो 10 10 50, 10 50 50। 10 में क्या है, पब्लिक कंपनी की शेयर कैपिटल, 50 में प्राइवेट की शेयर कैपिटल, और बोरोइंग कोई भी कंपनी हो 50 करोड़ या उससे ज्यादा, अगर वो उसको दोनों लिमिट या तीनों लिमिट एक्सीड करे कि कोई एक भी, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी की कोई 3-4 लिमिट थोड़ी बताई गई है, यहाँ पे तो कंपनीज ये अलग करी हुई हैं, तो एक लिमिट कोई भी क्रॉस हो जाए तो वो क्या बन जाएगी, प्रिस्क्राइब्ड। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि वो कंपनीज किसी भी CA को पूरी जिंदगी के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। अब सुनो पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिखो साइड पे, एग्जाम्पल लिखो, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़, शेयर कैपिटल 5 करोड़, एंड एक्स्ट्रा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक्स्ट्रा प्रेफरेंस कैपिटल 4 करोड़। तो अगर मैंने अब एक्स्ट्रा लिखवा दिया तो यहाँ पे अब आपका डाउट सोल्व हो जाना चाहिए, अलग है ना। कहीं आप कहो कि ऊपर शेयर कैपिटल लिखवा तो दिया, इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा वर्ड लिखवाना पड़ गया, ठीक है। एंड बोरोइंग 9 करोड़, whether they can appoint a CA, whether they can appoint a CA for 15 continuous years, whether they can appoint a CA for continue 15 years। इसका आंसर लिखो, क्या आएगा, इसका आंसर, इसका आंसर लिखो यस। क्यों,
प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है ये। प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितने से कम होनी चाहिए? 50 करोड़ 50 होनी चाहिए। 50 से कम होनी चाहिए, तो इनकी तो टोटल बनी 9 रही है, प्लस उनकी बोरोइंग भी 50 से कम होनी चाहिए, बोरोइंग भी 9 करोड़ है। तो ना ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है, ना लिस्टेड है, और सारी कंडीशन, किसी भी कंडीशन को ये क्रॉस नहीं कर रहा। तो ये अपने सीए को 15 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। आंसर इज यस। अब आपका माइंड खुल गया होगा कि ये पॉइंट क्या चल रहा था 139 का 2 रोटेशन। इसी की जगह क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, सेम इसी के बाद लिखो क्वेश्चन नंबर 2। इफ above company is Reliance Limited, then what's your answer? If above company is Reliance Limited, then what's your answer? तो भी यस। तो इसका आंसर लिखो, बताओ। यस क्यों? यस क्योंकि उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 से कम है। अच्छा, बोरोइंग लिस्टेड आपने बताया नहीं, तो फिर हमने अज्यूम किया अनलिस्टेड है। तो कृतिका आपने क्या assumption ली? लिस्टेड है। मैंने अभी बताया नहीं, पेपर भी आपको बताएगा कि ये लिस्टेड है। तो अभी आप देखो यहाँ पे, अब आप लोगों की इमेजिनेशन कहाँ पे फॉल कर गई, किताबों से हट के आपकी रिलायंस पे आ गई। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं रिलायंस की जगह सिलायंस लिख दूं, फिर तो आप नहीं कहोगे ना कि लिस्टेड है, क्योंकि अभी आपकी इमेजिनेशन थॉट्स कहाँ पे चली गई, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चली गई। किताब और प्रैक्टिकल लाइफ तो बड़ी अलग है। तो यहाँ पे अगर आप प्राइमा फेसी देखें, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम रिलायंस कंपनी को अगर क्वेश्चन ने लिस्टेड नहीं बोला, तो आप भी अज्यूम करना वो लिस्टेड नहीं है। आप सोच रहे हैं ये पब्लिक कंपनी है, लिमिट अभी भी क्रॉस नहीं हो रही, तो 15 साल के लिए कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं और चेंज करता हूं, देखो मेरे से छोटी सी गड़बड़ तो हुई है। इक्विटी शेयर, मैंने ऊपर शेयर कैपिटल कितनी लिखवाई थी? 5 अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 करोड़ लिखवाता 4 करोड़ की जगह, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता सकते हो? यस कर सकता है। नहीं करेगा, थोड़ा सा सोच के, नहीं करेगा, नहीं करेगा टोटल शेयर, क्योंकि फिर टोटल शेयर कैपिटल 10 करोड़ एक्सीड कर गई। मैंने क्या बोला? 5 करोड़ प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 करोड़, तो देखा जाए तब 10 करोड़ क्रॉस कर गई। फिर अगर रिलायंस लिमिटेड होती, फिर उसको प्रिस्क्राइब्ड क्लास में आ जाता और वो 15 साल के लिए अपॉइंट नहीं कर पाता। आई थिंक अब आपको कॉम्बिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। चले जी आगे। कूलिंग पीरियड कितने साल का लगेगा? दोनों के लिए 5 साल का। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। इट इज प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मिल गया रूल 5 के ऊपर। थर्ड पॉइंट, नो ऑडिट फर्म having a common partner or partners to other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as the number of same company for a period of 5 years। देखो अगर आप बात करते हैं, एक आपके पास, थोड़ा सा माफ कर देना, एक आपके पास है रामायण फर्म, रामायण एंड एसोसिएट्स। एक आपके पास है महाभारत, ही ले लो, महाभारत एंड एसोसिएट्स। ठीक है, ये एसोसिएट्स है, तो ये क्या है? फॉर्म 1 और फॉर्म 2। अब ध्यान से देखते चले जाना। कॉमन कौन है इनमें? कॉमन क्यों कौन होते हैं इनमें? किसी को कुछ याद है? नारद मुनि, श्री नारद मुनि ले लो। श्री नारद मुनि जो पार्टनर थे सबसे पहले इसमें, रामायण एंड कंपनी में, तो इनको क्या हुआ कि 10 साल की टर्म, 10 साल में क्यों बोल रहा हूं, मैं सोच के चल रहा हूं ये फर्म है, ठीक है, तो मैं सोच के चल रहा हूं क्योंकि कॉमन पार्टनर्स है ना, तो कॉमन पार्टनर्स है इसलिए मेरे को फर्म वर्ड यूज करना पड़ा। समझ गए ना? अदरवाइज तो अगर मैं सोल प्रोप्राइटर था फिर तो मैं बंद होके यहाँ पे आ जाता ना, वो बंद करनी पड़ती। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन पार्टनर था दोनों फर्म में, ठीक है, मैं कौन हूं यहाँ पे? श्री नारद मुनि जी कौन है? यहाँ पे है कॉमन पार्टनर, कॉमन पार्टनर। ये सिचुएशन क्लियर है? देखना, रामायण एंड एसोसिएट्स में इन्होंने 10 इयर्स कंप्लीट कर लिए। मतलब कि कोई भी प्राइवेट यहाँ पे कंपनी लगा लेते हैं आप, श्रीलंका कंपनी
श्रीलंका प्राइवेट लिमिटेड, आप कुछ भी लगा लो या पब्लिक लिमिटेड लगा लेते हैं, सिर्फ वैसे ही, ठीक है। तो ये यहाँ की ऑडिट करके आ जाते थे 10 साल। अब क्या हुआ, श्री नारद मुनि जी रामायण एंड एसोसिएट से हट के, पहले तो अपन ये बात करते हैं हट नहीं रहे, कॉमन पार्टनर है वो कहाँ पे, महाभारत एंड एसोसिएट्स में। उनके 10 साल पूरे हो गए, किन के कहाँ पे 10 साल पूरे हो गए, रामायण एंड एसोसिएट्स के श्रीलंका लिमिटेड में 10 साल पूरे हो गए। अब ये श्री नारद मुनि जी महाभारत में भी थे। अब इन्होंने एक बोला महाभारत वालों को जाके, कहता श्रीलंका वालों के साथ अपनी बहुत पटती है भाई, अपना वहां नाम चलता है, 10 साल हो गया अपन वहीं पे थे, तो सोना आप बहुत ले आए वहां से, बताओ तुम्हारे यहाँ पे सोना चाहिए, कहता चाहिए, कहता चलो। तो वे यहाँ पे गए कॉमन पार्टनर, कहते हमें भी 10 साल के लिए ऑडिट दो, 10 ईयर्स के लिए, इनको डिसअलाउ कर दिया। रीजन, किसी भी कंपनी में अगर किसी फर्म ने 10 साल पूरे कर लिए हैं तो उसका कॉमन पार्टनर जो है दूसरी फर्म में नहीं जा सकता, वो अपने माथे पे टैग लेके जाएगा डिसअलाउड का। नारद मुनि जी अगर महाभारत एंड एसोसिएट्स को ज्वाइन कर लेते हैं बाय चांस रामायणों को छोड़ के, तब भी वो साथ साथ क्या लेके जाएंगे अपने आप, डिसअलाउड का टैग। क्योंकि देखा जाए यहां पे उन्होंने 10 साल पूरे कर लिए, इस वजह से पहले तो अगर तो वो एट प्रेजेंट दोनों फर्म में है, ठीक है। अब बात करते हैं दो सिनेरियो की। अगर एट प्रेजेंट है दोनों फर्म में, रामायण में भी महाभारत में भी, तो रामायण के 10 साल पूरे हो गए। उसने रामायण को छोड़ा नहीं है, वो महाभारत में भी पार्टनर है, वहां पे भी पार्टनर है। कह रहे चल मेरी उस फर्म को तो मिल गए थे, मेरे उधर 10 साल फर्म के ऊपर बैन लग गया 5 साल का, अब इस वाली फर्म पे चले जाऊं, अब तो मैं कॉमन पार्टनर हूं। कह रहे नहीं, जिस फर्म में कॉमन पार्टनर हो वो फर्म ही डिसअलाउड है। पॉइंट नंबर 2, उसने रामायणा को छोड़ दिया, कहता यार ये तो, क्योंकि केस सीए को भी समझ में आ रहा था, उसने रामायणा को छोड़ दिया, उसने बोला मैं आपका पार्टनर ही नहीं रहता, कॉमन पार्टनर का तो हट जाएगा ना टैग, अब तो मैं कॉमन पार्टनर हूं नहीं, अब मैं सिर्फ कहां का हूं, महाभारत का। और अगर बाय चांस उसने वहां पे साइनिंग पार्टनर श्री नारद मुनि थे, तब वो डिसअलाउड का टैग लेके जाएंगे, यानी कि फिर से महाभारत डिसअलाउड हो जाएगी। क्रक्स नंबर 3 सबसे खतरनाक, क्रक्स नंबर 3 सबसे खतरनाक क्या है, अगर वो 10 साल रामायणा में पार्टनर था और वो श्रीलंका लिमिटेड की ऑडिट करते रह गए, लेकिन वो साइनिंग पार्टनर नहीं था, वो साइनिंग पार्टनर नहीं थे, कौन, नारद मुनि जी। फिर उसने रामायणा को छोड़ दिया और अब वो आ गया महाभारत में, अब कर सकते हैं क्योंकि वहां पे वो साइनिंग पार्टनर नहीं थे और अब वो उस फर्म को छोड़ चुके हैं। अदरवाइज मैं आपको अगर केस बताऊं, देखो इतने टिपिकल केस सीए फाइनल में आएंगे, ये जो मैंने उठाए हैं सी फाइनल वाले उठाए हैं, सी इंटर में इतने नहीं आते। सी इंटर में आपके पास पॉइंट क्या आएगा, कॉमन पार्टनर वाला। तो अगर कॉमन पार्टनर ए में भी है बी में भी है, तो ए भी डिसअलाउड हो जाएगी, बी भी डिसअलाउड हो जाएगी, अगर ऊपर वाले ए के 10 साल पूरे हो गए। इतने तक आता है सी इंटर में। और अगर उसने 8वें साल में अपनी फॉर्म चेंज कर दी, उसको छोड़ दिया, 2 साल अब उसके, हाँ तो 2 साल, तो 2 साल के लिए कर सकते हैं बस। एक सीए 2 कमिटी और पार्टनर हो सकता है, हाँ 5 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका कौन सा पार्टनरशिप एक्ट में आ रहे हैं। एक चीज याद रखना, जो चीजें मेरे को पता चली हैं आई थिंक आज से कुछ टाइम पहले सीए बनने के भी बाद, तो आपके लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, हम जो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं 1932 वाला, वो अलग चीज है। हम जो पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं ये सीए एक्ट के अंदर बनाते हैं, आईसीए के एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चीजों के ऊपर ना कई बार डाउट आते हैं, मेरे को भी डाउट आते थे, मेरे को भी सीए बनने के कुछ महीनों बाद पता चली थी। कई चीजें जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो नहीं पड़ती ना, तब तक हमें समझ में नहीं आती। कहाँ पे, इसमें डेट नहीं बनेगी, इसमें आईसीआई के फॉर्म्स सबमिट होते हैं। आईसी जैसे आप लोगों का आर्टिकलशिप का फॉर्म सबमिट होता है, आईटीओपी का सबमिट होता है, तो वैसे ऑनलाइन है। तो वहां पे अगर आपने जिस फॉर्म में एडमिट होना है, अब जैसे मेरे को सर की फॉर्म में अगर एडमिट होना है, तो मेरे को सर का वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भर के वो खुल जाएगा, उसमें ऐड पार्टनर वगैरह करके सारी केवाईसी कंप्लीट करके वो चीजें होंगी। ये वो वाली डीड नहीं है 1932 वाली, ये अपने सीए एक्ट की वो है, बन गई। तो यहाँ पे बस आपके पास जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे मेनली ये आएंगे कि अगर कॉमन पार्टनर है तो अगर तो फॉर्म 1 का कंप्लीट हो गया 10 साल, तो फॉर्म बी जो है डिसअलाउड हो जाएगी। अगर आप वहां पे छोड़ के आ गए और 10 साल पूरे करके आए, तब भी फॉर्म बी डिसअलाउड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो साइनिंग पार्टनर है वो अपने माथे पे डिसअलाउड का टैग लेके जाता है। अदरवाइज तो वो यही करता रहेगा, पहले 10 साल रामायणा में रह जाएगा, फिर कहेगा चल 5 साल में तेरे पास रह जाता हूँ, तेरे को 5 साल ही दिलाऊंगा, ऊपर वाले का 5 साल कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा,
फिर से 10 साल उधर आ जाएगा, कहेगा चल 5 साल तेरे पास आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी सेटिंग है ना श्रीलंका लिमिटेड में, वो तो यही बोलेगा। तो कभी भी फर्म के नाम पे जो होती हैं वो गवर्नमेंट ऑडिट्स मिलती हैं ज़्यादातर, अदरवाइज आपको जो मिलती हैं आपके खुद के नाम पे मिलती हैं प्राइवेट कंपनीज की ऑडिट, वो लिंक वाली। चलें जी आगे, बहुत ज़्यादा हो गया ये वाला हमारे पास। ये खत्म हो गया पॉइंट, इसको लिख दो आर ओ। समझ में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आ जाएगा तो उससे ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कुछ प्रोविजन है जो कंपनीज एक्ट आएगा ना उसके 3 साल में पूरे करने थे। 2013 में आया था, 16 में खत्म हो गए, अब आपके लिए वो चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रोविजन बताए गए हैं जो उन्होंने बोला कंपनीज एक्ट जब हम लॉन्च करेंगे ना तो 3 साल में रिक्वायरमेंट पूरी कर लेना, तो 3 साल तो खत्म हुए चले गए। अब आगे आपके पास है मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर बाय द कंपनी ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म, रूल 6। तो इसको लिख दो साइड पे, रूल 6। रूल 3 हमारे पास था सब्सिक्वेंट ऑडिटर, रूल 4 था 4 पॉइंट सर्टिफिकेट, रूल 5 अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, रूल 6 अब आपके पास ये निकल के आ रहा है। देखो सेम है, देखना वही रिकमेंडेशंस वाली चीजें हैं। यहाँ पे एक दो थोड़ी थोड़ी चीजें आएंगी अच्छी खासी। पहला, ऑडिट कमेटी शैल रिकमेंड टू बीओडी। बना दो ए और एसी से, बीओडी रिकमेंड करेगा, ऑडिट कमेटी शैल रिकमेंड टू द बोर्ड। क्या कहा उसको? तो बैठी इसलिए कि भाई किसी को ऑडिटर अपॉइंट कर सकें। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स, वही जब 5 साल या 10 साल खत्म हो गए, 5 साल 10 साल खत्म हो गए ना, फिर से वो जिंदा हो जाएंगे। अभी हम जिंदा हैं, हम बताएंगे नाम आपको कौन सा सी अपॉइंट करना है। पॉइंट नंबर 2, वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी, बोर्ड शैल कंसीडर द रिकमेंडेशन एंड इन अदर केस, अगर ऑडिट कमेटी नहीं हुई, अदर केस का मतलब अगर ऑडिट कमेटी नहीं हुई तो बोर्ड शैल इटसेल्फ कंसीडर द मैटर। चलो जी आगे, यानी कि बीओडी किसको बता देगा? मेंबर को। तीसरा, फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ ऑडिटर, फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इन केस ऑफ एन ऑडिटर वेयर इंडिविजुअल या फर्म है, द पीरियड फॉर विच इंडिविजुअल या फर्म हैज हेल्ड ऑफिस एज एन ऑडिटर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ 5 कंसेक्टिव ईयर्स या 10 ईयर्स। किसको समझ में आया? ज्यादा मुश्किल लाइन नहीं है, थोड़ा सा पढ़ो, देखो आ जाएगा। तो पहले भी अगर कुछ ऑडिट कर रहे हैं कंपनी तो भी कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल, बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल। जैसे कोई ऑडिट कर रहा है 2011 2013 चेक आया तो उधर टोटल 5 साल 2016 खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन। अगर 2011 में ऑडिटर अपॉइंट हुआ, 2013 में एक्ट हो गया, 2013 वाले एक्ट ने बोला 5 साल के लिए, तो कह रहे हैं जो आप पिछले एक्ट से आने से पहले भी होल्ड करके बैठे हो पोजीशन, वो भी कैलकुलेट होगी, वो भी काउंट होगी, यानी कि 2011 से 2016 तक ही रहोगे, यानी कि फर्दर कितने पीरियड? 3 साल। अगर आप यहाँ पे ये बनाएं तो ये सिनेरियो निकल के आ रहा है। 2011 में हुई अपॉइंटमेंट, फिर 1 साल आया 2013 में जहाँ पे कंपनीज एक्ट लॉन्च हुआ, दुनिया में आया, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट जो रहेगी 2016 तक रहेगी। 5 साल यहाँ से काउंट करनी है, ठीक है। 5 इयर्स यहाँ से, 5 इयर्स यहाँ से नहीं, 5 साल 2011 से काउंट करोगे, ना कि 2013 से। Incoming auditor or audit firm shall not be eligible. Incoming auditor shall not be eligible if such auditor is associated with outing auditor or audit firm under the same network. Under the same network, सर्कल करो same network, और इसको लिख दो, यही सेम पॉइंट लिखो, इसको लिखो कॉमन पार्टनर सेम नेटवर्क। For example, KPMG. Incoming auditor or audit firm
shall not be eligible, सर्कल कर दो, shall not be eligible if auditor is associated with outing auditor, outing auditor जो छोड़ के जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, KPMG के ना अपने, मेरे को पता नहीं है 5 है कि 6 यूनिट्स हैं, ठीक है। KPMG के क्या है अपने 6 यूनिट्स। अब मेरे को बताओ KPMG क्या है। बिग फोर, वन ऑफ द बिग फोर। बिग फोर क्या है? बिग फोर अकाउंटिंग फर्म में से वन ऑफ द बिग फोर KPMG। कोई थोड़ा और अच्छा जवाब, ब्रांड का नेम है KPMG। और कुछ थोड़ा और अच्छा, LLP। रहने दो, और कुछ आप ही बोलते हो। फर्स्ट ग्रुप हो जो KPMG में जाएंगे, E&Y में जाएंगे। आप लोग अगर इस चीज को नहीं एक्सप्लेन करते, फिर मैं अब आपको कमेंट मारूं, ताने मारूं, डांट सुनाऊं, क्या करूं? KPMG क्या है? CA फर्म्स, ये बोल दो यार, क्या चाहिए था? अकाउंटिंग फर्म है, क्या है? एक अनुज का आंसर थोड़ा ठीक था कि वो ब्रांड है, नेटवर्क है। पहला आंसर जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, आपको ये बोलना चाहिए था CA फर्म है जहाँ पे आप आर्टिकलशिप करते हैं, या फिर वो ऑडिटर्स हैं, साइन वगैरह करते हैं, मतलब फर्म है यार, CA फर्म, ये बोलना चाहिए था। आप बोल रहे हो LLP है, कंपनी है। वन ऑफ द बिग फोर बोला था। बिग फोर अकाउंटिंग फर्म में वन ऑफ द बिग फोर बोला था। वन ऑफ द बिग अकाउंटिंग फर्म, मैं लेमैन लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कि KPMG क्या है। मैं आपसे ये उनकी रैंकिंग तो मैंने पूछी ही नहीं। KPMG आपको तो ये बताना चाहिए ना KPMG क्या है, या E&Y क्या है। CA फर्म्स है, ऑडिटर्स की फर्म्स है। अगर समझ लो मैं पहली बार आपसे पूछ रहा हूं, तो वन ऑफ द बिग फोर, आपको लगता है कि ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर है? वन ऑफ द बिग फोर है, अब बताओ ना। वन ऑफ द बिग फोर CA फर्म है। अगर आप साथ में ये वर्ड जोड़ देते, मैं कहता हूं हाँ ठीक है। चलो जी आगे। तो जो बिग फोर फर्म्स हैं, ठीक है, CA फर्म्स, तो उसमें से एक क्या है? KPMG के अपने क्या है? 5-6 कुछ यूनिट्स हैं। KPMG जो अपना है वो एक CA फर्म भी नहीं है, वो एक ब्रांड या एक नेटवर्क का नेम है। KPMG एक ब्रांड या एक नेटवर्क का नेम है। इसके 6 यूनिट्स हैं, यानी कि इसकी ना 6 छोटी छोटी फर्म्स बनी हुई हैं। एक फर्म इन्होंने बनाई हुई है ऑडिट के लिए, एक फर्म बनाई हुई है टैक्स के लिए, एक बनाई हुई है TP के लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, एक बनाई हुई है सिर्फ इंटरनल ऑडिटर के लिए। तो इन्होंने अपने अपने आगे ब्लॉग बना दिए। एक बना दी सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए, जो अल्टीमेटली साइन करते हैं। जो मेरे को बताओ ऑडिट के लिए इनका एक ये यूनिट जो है साइन करेगा, कोई CA ही साइन करेगा ना। KPMG का तो अपना एक ब्रांड का नेम है, जो इसके अंदर CA फर्म्स रजिस्टर्ड हुई पड़ी है ना, एज एन LLP रजिस्टर्ड हो रखी हैं। ये पॉइंट अब बोलना है आपको, ठीक है। तो जो 6 यूनिट्स हैं एज अ CA फर्म LLP रजिस्टर्ड हो रखी हैं, इनमें जो CA हैं वो साइन करते हैं। अब ऑडिटर वाले यूनिट में एक ऑडिटर था जो 10 साल के लिए ऑडिट करके गया। अब वो ऑडिट डिपार्टमेंट से उसको हटा के टैक्स डिपार्टमेंट में लेके आ गए। टैक्स डिपार्टमेंट से हटा के या ऑडिट से हटा के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में लेके आ गए। कह रहे हैं सेम ब्रांड में आप 6 यूनिट खोल लो चाहे 10 यूनिट खोल लो। पहले हमने इस वाली, देखो 6 अलग अलग फर्म है, 6 यूनिट मतलब 6 अलग अलग फर्म है सेम ब्रांड में। पहले आपने इस वाली फर्म को 10 साल के लिए अपॉइंट किया था। तो कह रहे हैं बाकी जो 5 यूनिट्स बच गई ना, 5 यूनिट्स यानी कि 5 CA फर्म्स, यानी कि 6 CA फर्म्स, तो कह रहे हैं वो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगी। ये था इसका मतलब। KPMG क्या है? एक ब्रांड है, उसके अंदर 6 यूनिट्स हैं। 6 यूनिट्स यानी कि 6 CA फर्म्स हैं। एक ऑडिट का इन्होंने अलग बनाया हुआ है, टैक्स का अलग, या कुछ जो भी है उसके अंदर CA तो हजारों में बैठे ही है ना। वो तो हमारे इंटरनल सर्कुलेशन के लिए है ना, कि हमने ये ऑडिट डिपार्टमेंट बैठाया हुआ है, ये इंटरनल ऑडिट या कुछ भी है, तो अंदर CA ही COP लेके बैठे हुए हैं। तो ऑडिट डिपार्टमेंट यानी कि CA फर्म 1 में, CA फर्म 1 में 10 साल के लिए ऑडिट कर ली। कह रहे हैं अब CA फर्म 2 को ऑडिट दिला देते हैं। फर्म तो अलग अलग हो गई ना, तो इस वजह से ICA को पॉइंट डालना पड़ा कंपनीज एक्ट को। कह रहे हैं सेम नेटवर्क में आपके 6 CA फर्म्स हैं चाहे 2 CA फर्म्स हैं। एक CA फर्म ने अगर 10 साल पूरे कर लिए, तो बाकी सेम नेटवर्क के अंदर जितनी भी CA फर्म्स हैं या जितने भी यूनिट्स हैं या जितने भी LLP हैं वो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। रीजन वही, कॉमन पार्टनर।
फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स a break in the term of continuous period of 5 years shall be considered as fulfilling the requirement of rotation. For the purpose of rotation of auditor, a break in the term of continuous period of 5 years, 3 साल के बाद आप हट गए, shall be considered as fulfill the requirement of the rotation. क्योंकि उन्होंने बोला था 5 consecutive terms चाहिए, 5 साल नहीं चाहिए, उन्होंने क्या बोला था 5 कंसेक्टिव टर्म्स। 3 साल के बाद आप छोड़ के चले गए, भाई हम क्या करें, हमारे 5 साल कंसेक्टिव चलते रहेंगे, दैट्स इट, सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा सी का जो सेकंड पॉइंट है वो अच्छा पॉइंट है, जो मैंने आपको बता दिया था ऊपर रामायण वाले में। इफ अ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ एन ऑडिट फर्म, इन चार्ज को लिखो साइनिंग पार्टनर, इन चार्ज को लिखोगे आप साइनिंग पार्टनर। ऑल्सो सर्टिफाइज, सर्कल कर दो, ऑल्सो सर्टिफाइज द एफएस ऑफ द कंपनी। कह रहे हैं किसी सीए फर्म में ना एक पार्टनर था, ठीक है, मिस्टर ए, वो इंचार्ज था यानी कि साइनिंग पार्टनर था, और ऑल्सो सर्टिफाई ये भी बता दिया कि साइन उसी ने किया। ऑल्सो सर्टिफाई का मतलब क्या है, साइन मिस्टर ए के ही हुए हैं। रिटायर्स फ्रॉम द सेड फर्म, मतलब एबीसी को छोड़ के चला गया। जॉइन्स द अनदर फर्म ऑफ सीए, एक्स वाई जेड को उसने अपॉइंट कर लिया। सच अदर फर्म यानी कि XYZ shall also be ineligible। अगर इन्होंने इतना बोला है, दूसरी लाइन इन्होंने ये नहीं बोली कि एबीसी से कोई ऐसा पार्टनर चला जाता जो इंचार्ज नहीं था, फिर एलिजिबिलिटी नहीं है। तो यही चीज मैंने आपको ऊपर 3 केस बताए थे कि अगर आप साइनिंग पार्टनर भी हो, फिर 10 साल पूरे करने के बाद छोड़ गए, तब तो आप माथे पे डिसअलाउड का टैग लेके जाओगे। इन्होंने भी यही बोला, कह रहे हैं आपने सर्टिफाई भी किया, फिर दूसरी फर्म भी इनएलिजिबल हो जाएगी। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि अगर वो इंचार्ज नहीं है तो डिस्क्वालीफाई होगी कि नहीं, तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन निकलती है वो ये निकलती है कि अगर वो इंचार्ज नहीं था फिर वो डिसअलाउड का टैग नहीं लेके जाएगा। वेयर अ कंपनी हैज अपॉइंटेड 2 और मोर इंडिविजुअल्स, इसको लिखो दैट इज जॉइंट ऑडिट, इसको लिखो जॉइंट ऑडिट of a firm or combination thereof as a joint auditor, the company may follow the rotation of auditor in such a manner both or all of the joint auditors do not complete their term in the same year। कंपनी लॉ में करवा चुका हूं ये चीज, देखना कैच होती है, एक बार फिर से पढ़ो। कह रहे हैं अगर कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी के 2 ऑडिटर्स हैं, कह रहे हैं दोनों को ना इस चालाकी से, ठीक है, मैंने आपको आधा हिंट दे दिया है, आधे से भी ज्यादा हिंट दे दिया है, तो वो कह रहे हैं कि इस चालाकी से दोनों जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करो कि उन दोनों के जो टर्म्स खत्म हो रहे हैं ना, साथ साथ खत्म ना हो, ये बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फर्म ए को इन्होंने अपॉइंट किया और फर्म बी को, तो आप इस हिसाब से जॉइंट ऑडिटर के अपॉइंट करो, इसको 4 साल के लिए अपॉइंट कर लो यार, ठीक है, और इसको आप कर लो पूरे 5 साल के लिए। कैसे, 4 + 1 ईयर, यानी कि कहने का मतलब है आप जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हो तो पहले वाले सीए को ना 4 साल के लिए अपॉइंट कर लो। कर आप एक ही दिन रहे हो, देखो कर तो एक ही दिन रहे हो ना, देखो सेम डेट पे, इसको 4 साल के लिए अपॉइंट कर लो, इसको 5 साल के लिए। अब सोचो जब 4 साल हो गए, 4 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी, मेरे को एक्सप्लेन करना। 4 साल के बाद क्या होने वाला है, अभी ए हटने वाला है, ए हटने वाला है ना, ए हटेगा, लेकिन बी अभी भी है 1 साल के लिए और, तो देखा जाए अगर वो 4 साल के लिए हटेगा, एक सीए का ऑफिस वैकेंसी क्रिएट हो गई। मेरे को तो जॉइंट ऑडिट चाहिए ना, रिलायंस को, तो रिलायंस अब 4 साल के बाद एक हट रहा है तो दूसरे को भी तो लेके आएगा। कब लेके आएगा, इसी टाइम पे। अब वो कह रहे हैं 5 साल के लिए लेके आ जाओ। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये जो 1 साल का टाइम पीरियड है ना, ये वाला 1 साल, यहाँ पे कोई नया सीए ना आ जाए कि उसको काम दोबारा से शुरू करना पड़े। तो इस टाइम पे अगर मैं कहूँ सी आ गया नया ऑडिटर, ये 1 साल प्लस 4 साल हो गई है ना, 1 साल प्लस 4 साल, तो जितने में सी आएगा 1 साल काम कर रहा है, बी पिछले 4 सालों से काम कर रहा होगा, ठीक बोल रहा हूं मैं, वो सी को सारा कुछ समझा देगा, फिर सी 1 साल पुराना हो जाएगा, फिर आगे क्या कंडीशन आएगी, अब आगे बी आएगा है ना, देखो यहां से बी आगे डी आ जाएगा, जो भी है 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाएगा।
वो उसको समझा देगा, हमें कौन समझाएगा। डन। ये जो है ये कॉमन ईयर है 1 साल। तो आपको बनाना क्या है, आप ये सिर्फ बना के रख लो, आप सिर्फ ये बना के रख लो, ये वाली चीज। एक तो ये 4 साल और ये 5 साल और साथ में एक ये, फिर जब दोबारा नई अपॉइंटमेंट होगी ये 5 इयर्स के लिए। ए हो गया, बी हो गया, तो मिस्टर सी 5 साल के लिए। मैंने ये इतनी डिटेल में करवा दिए सिर्फ इस पर्पज से, मैं एक्सपेक्ट अगर करके चल रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल पेपर आएगा ना, तो ये हमारे पिछले आधे घंटे की डिस्कशन पेपर में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अदरवाइज वही आएगा कितने दिनों में सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स ये वो। अगर आपका पेपर मुश्किल आता है तो ये उसकी डिस्कशन होगी अपने पिछले आधे घंटे में। कॉमन पार्टनर कब डिसअलाउड का टैग लेके जाएगा, कब नहीं लेके जाएगा। और सेम ब्रांड में आउटिंग पार्टनर या आउटिंग फर्म और इनकमिंग फर्म या इनकमिंग पार्टनर, तो वो भी डिसअलाउड का टैग लेके जाएगा। या फिर एक जॉइंट ऑडिट के केस में सेम ईयर में दोनों की टर्म्स खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने बोला मैनेज कर लो। ये लिखा कहाँ पे हुआ है, ये लिखा हुआ है इन सच अ मैनर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन सच अ मैनर कि कुछ अपनी तरफ से चालाकी कर लो। क्या आपको 4 साल के लिए चाहिए, आप 4.5 साल के लिए कर लो, जो आपका मन करे। आप 3 साल के लिए कर लो, 3 साल के लिए करके और दूसरे को 5 साल के लिए, ताकि दोनों में 2 साल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जो आपका मन करे। रोटेशन बिटवीन पार्टनर्स ऑफ ऑडिट फर्म 139(3). मेंबर ऑफ अ कंपनी मे रिजोल्व। क्या आप इस लाइन का मतलब जानता है कोई यहाँ? मेंबर ऑफ द कंपनी मे रिजोल्व, इसका मतलब होता है जो शेयर होल्डर्स है ना, मेंबर्स, वो रेजोल्यूशन पास करें। मे रिजोल्व का मतलब रेजोल्यूशन पास करें, लिख दो, दैट इज रेजोल्यूशन पास। मेंबर ऑफ अ कंपनी मे रिजोल्व। ठीक है। अब आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, जब आप लॉ की लैंग्वेज को अपने दम पे भी पढ़ना सीखोगे धीरे धीरे। मेंबर ऑफ द कंपनी में रिजोल्व, वो क्या कर सकते हैं आपस में जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। इन एन ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय इट, अगर इन्होंने कोई ऑडिट फर्म अपॉइंट किया है तो ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम, ऑडिटिंग पार्टनर या फिर उसकी टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल एज मे बी रिजोल्व्ड बाय मेंबर। मेंबर कह रहे हैं हमारी मर्जी है, हमने अपॉइंट किया ना, हम कह रहे हैं कि 3 साल के बाद हम आपको दोबारा रीअपॉइंट कर देंगे या 4 साल के बाद। हमने 10 साल के लिए नहीं करना, हमने 3 साल या 2 साल या 5 साल के बाद आपको हटाना है, जैसे हमारा मन करेगा। एक्ट कह रहा है 5 साल, उस 5 साल के बाद में, उस 5 साल के बीच में हमारी मर्जी है। एक्ट ने तो मैक्सिमम बताया ना 5 साल के लिए अपॉइंट करना है, मेरी मर्जी में 1 साल के लिए करूं, लगना कि नहीं, कह रहे हाँ कुछ तो आ ही रहा है, समझ गए। या फिर 3 पार्टनर थे ABC, आपको लगा था बी सबसे बढ़िया बंदा है, उसी के नाम पे आपने CFM को अपॉइंट किया, पर ये तो ए को भेज देते थे, तो लस्सी होती चली गई। आपने अगले साल बोला बी के नाम पे हमने फॉर्म ऑडिट दी थी आपको, बी को भेजना है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। तो ये है रोटेशन विद इन द फर्म या फिर रोटेशन ऑफ पार्टनर्स। या ऑडिटर शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन 1 पार्टनर। या आप कह रहे हो ए को तो यार खाली कुछ पता ही नहीं, साथ में बी को भी भेजो, डन, पेपर में कभी नहीं आएगा। चलो 139 का 5 सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का हो गया, हर साल होगा, कमेंसमेंट के 180 डेज में होगा, अगली AGM तक रहेगा। जब भी आपके पास अपॉइंटमेंट के टॉपिक आएंगे आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, कब से अपॉइंट होगा, ठीक है, और कितने दिनों में और कब तक, कब से कब तक और कितने दिनों में। कौन ज्यादा आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि CA इन प्रैक्टिस वाला बंदा ही है, इसलिए कौन की ज्यादा नौबत आएगी नहीं। अच्छा कौन करेगा, हाँ अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि नॉर्मल कंपनी फर्स्ट ऑडिटर। तो मान तो क्या, फिर नहीं समझ आता कई बार। हाँ फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी में हो गया था 30 दिन और 90 दिन, फिर उसके बाद था 60 विद इन नेक्स्ट 30, फिर 60 था, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का हो चुका है, ठीक है। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी 139(8), वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब होगा 139(8) का? कैजुअल वैकेंसी का मीनिंग, क्योंकि जब मैं अपने टर्म से पहले ही जा रहा है, रिमूव हो गया,
पर ये जरूरी है कि कैजुअल वैकेंसी टैनर से पहले ही होगी कि टैनर पे भी हो सकती है? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं हो पाएगा। नहीं, हाँ, मतलब अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि कैजुअल वैकेंसी टैनर से हमेशा पहले होगी कि टैनर पे भी हो सकती है टैनर खत्म होते हुए भी? चलो आप जवाब तो दे पा रहे हो। अब मेरी दुर्दशा समझिए, जब मैं आज से 6-7 साल पहले कभी आईपीसीसी कर रहा था तो लॉ में तो नहीं था लेकिन कंपनी ऑडिट में तो था। हम बेचारे गरीबों को पता ही नहीं था कैजुअल वैकेंसी क्या होती है। पढ़ी जा रहे हैं सेल्फ स्टडी दुकान पे बैठ के, यहाँ से कस्टमर आ रहे हैं, यहाँ से कैजुअल वैकेंसी पढ़ रहे हैं। पापा कह रहे हैं चल कार उठा, यहाँ पे मैं कार पापा कहीं रुकवा देते थे, बिजनेस टूर पे जाते थे, मैं उधर कैजुअल वैकेंसी पढ़ रहा हूँ। हमें समझ ही नहीं आता था। सीएजी इंटर क्लियर करने के बाद पता चला अच्छा सीएजी एक इंसान होता है। और टीसीडब्ल्यूजी वो तो जिंदगी में नहीं पता चला। मेरी इंटर बीत गई, इंटर के बाद मेरी फाइनल की ऑडिट की कोचिंग आई, तब हमें पता चला कि अच्छा थ्योरी सब्जेक्ट की कोचिंग लेते होते हैं तब पास होते हैं, और तब पता चलता है सीएजी इंसान है, टीसीडब्ल्यूजी कुछ लोग होते हैं। मेरी तो जिंदगी बीत गई थी। 2 बार मैंने ऑडिट के पेपर दे दिए, फेल हो गया, पता ही नहीं चला। वो तो बाद में पता चला ना कि क्यों फेल हुए थे, जब से ये फाइनल में चीजें पता चली। तो कैजुअल वैकेंसी अगर ऑफिस खाली हो जाता है यानी कि सीए छोड़ के चला गया या हट गया या पूरा हो गया टाइम उसका, क्या अगर तो नॉर्मल कंपनी है, पहला क्या है नॉन गवर्नमेंट कंपनी को लिखो, नॉर्मल कंपनीज है ना, नॉर्मल कंपनीज हैं। तो कह रहे हैं कोई भी कैजुअल वैकेंसी होती है बीओडी फाइल करेगा, सर्कल करो बीओडी। इसकी जगह अगर पेपर में ट्रू फॉल्स आएगा आपके पास कैजुअल वैकेंसी फाइल्ड बाय द मेंबर्स, तो वो फॉल्स होगा। तो आपको वर्ड याद रखना है बीओडी, लिख दो लर्न, बीओडी को सर्कल करके लिख दो लर्न विद इन 30 डेज। लेकिन अगर ऐसी कैजुअल वैकेंसी रिजाइन से हुई, सेकंड पॉइंट के साइड पे लिखो इफ रिजाइन, इफ रिजाइन है तो मेरे को बताओ सोच के, नॉर्मल से सेंसिटिव केस होगा कि नॉर्मल से कम सेंसिटिव केस होगा? कोई बंदा रिजाइन करके जा रहा है, सीए रिजाइन करके जा रहा है, मतलब पैसों से प्यार नहीं है क्या भैया सीए को, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ रही होंगी ना, तो सीए रिजाइन करके जा रहा है। फाइलिंग तो बीओडी करेगा 30 डेज में, लेकिन 3 महीनों में मेंबर की परमिशन भी लेगा। पढ़ के देखो। और आपको पता है इसमें सबसे खतरनाक पॉइंट क्या है? ऑफिस होल्ड कब तक करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट। देखना पॉइंट समझ में आ गया ये आपको क्या है? अगर कैजुअल वैकेंसी राइज हो रही है नॉर्मल कंपनीज में, बीओडी फाइल करेगी कैजुअल वैकेंसी, बीओडी कैजुअल वैकेंसी फाइल करेगी, मतलब किस फॉर्म में फाइल करेगी ये बताओ? बंदा रखेगी। हाँ बंदा रखेगी ना, नहीं तो हमें कहेंगे फाइल क्या रिटर्न थोड़ी फाइल करनी है, मतलब कि बंदे को रखेगी, सीए को अपॉइंट करेगी। कितने दिनों में? 30 दिनों में। अगर नॉर्मल केस हुआ यानी कि उसका 1 साल पूरा हो गया या 5 साल पूरे हो गए, यही तो होगा। दूसरा, अगर वो रिजाइन से हुआ, तो रिजाइन से हुआ सबसे पहला आपको ये बोलना है 30 डेज में बीओडी फाइल करेगी, कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगी। प्लस यहाँ पे प्लस है 3 मंथ्स में मेंबर की परमिशन भी। और ऑफिस होल्ड कब तक करेंगे? टिल द कंक्लूजन नेक्स्ट। अगर गवर्नमेंट ऑडिट है तो बताओ कौन फाइल करेगा? सीएजी। कितने दिनों में? शुक्र है दिन सेम लिए हैं, वरना यहाँ पे कहते हैं हमें भी 60 दिन दे दो, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, हमसे थोड़ी काम होते हैं 30 दिनों में, वो तो प्राइवेट वाले होते हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं। कह रहे हैं अगर सीएजी कैजुअल वैकेंसी फाइल नहीं कर पाता, आ गया ना डेट पुना, देखो डेट पुना आया कि नहीं आया? कह रहे सीओजी हमसे यार अगर ना हो पाए तो बीओडी आ जाएगा पिक्चर में, वो भी नेक्स्ट 30 डेज। अब देखो अपने मतलब गवर्नमेंट कंपनी में कैसे नेक्स्ट वर्ड भी डाला हुआ है, उनको अपना खुद का पता है ना। हाँ, तो कैजुअल वैकेंसी क्या होता है? नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, बात ही खत्म। कैजुअल वैकेंसी कह रहे हैं एक्ट में नहीं बताई गई, बाकी उन्होंने मीनिंग बता दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 139 का 9 कह रहे हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 द रूल दिस अ रिटायरिंग ऑडिटर। रिटायरिंग ऑडिटर होता है जिसका 1 साल खत्म हो रहा हो। देखो अगर ना 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, अब ध्यान से सुनना सबसे खतरनाक चीज, वरना बड़े डाउट आएंगे। 5 साल के लिए अपॉइंट हो रहा है, 5 उंगलियां हैं ना, 1 साल के लिए अपॉइंट हो गया, 1 साल खत्म हो गया, तो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं। अब ध्यान से सुनो अनुज, इधर देख। अगर पहली बार अपॉइंट हो रहा है 5 साल के लिए सबसे स्टार्टिंग में, तो समझ लो फॉर एग्जांपल 10-12 फॉर्मेलिटीज हैं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। 10-12 फॉर्मेलिटीज हैं, स्टार्टिंग में पूरी कर दी, 1 साल खत्म हो गया,
अब दोबारा से अगर मैं रीअपॉइंट करता हूँ या कुछ करता हूँ, फिर तो दोबारा से मेरे को 15 वही 10-12 फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये 5 सालों के लिए अपॉइंट हुआ है ना, तो हर साल अब इसको 10-12 की जगह कोई 2-3 फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो कह रहे हैं 1 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है, फिर उसको जब रीअपॉइंट करना पड़ेगा तो यानी कि कुछ 1-2 फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वो चीज है। रिटायरिंग ऑडिटर में भी रीअपॉइंट। एक केस ये हो गया कि अगर 5 साल की टर्म है तो 1-1 साल के बाद रिटायर हो रहा है, या फिर आप इसको दूसरे सिनेरियो में कैसे समझ सकते हो, अगर वो सीए फर्म है तो कितने सालों की टर्म होगी? 5 सालों की 2 टर्म्स। तो आप इसको दूसरे एंगल से ये समझ सकते हो 5 इयर्स के बाद अगर एक टर्म खत्म हो रही है, वो रिटायर हो रहा है, तो रीअपॉइंटमेंट। तो या तो 2 सालों के बीच में एक टर्म के बाद रीअपॉइंटमेंट हो रही है, या फिर एक टर्म के बीच में 1 साल के बाद। कह रहे रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड एट एन एजीएम इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। कह रहे मैं अब अगले साल, मैं 5 साल की टर्म लेके चल रहा हूँ, 1 साल के बाद कहता मैं डिस्क्वालिफाइड थोड़ी हूँ, कहते फिर लग जा दोबारा। ठीक है, या ही हैज नॉट गिवन द कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज अनविलिंगनेस, कहता मैं नहीं हटना चाहता, कहता फिर चलता रहे काम, करता रहे। तीसरा, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया उसको हटाने का। पहला, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, उसने खुद नहीं बोला, किसी और ने नहीं बोला। 3 तो केस हुए। तो अगर ये 3 केस नहीं होते तो क्या होगा? जो पुराने वाला है वही चलता रहेगा। लेकिन अगर 10 साल पूरे हो गए, इन 3 सिचुएशन में से भी पूरे नहीं हुए, भाई फिर तो जाना पड़ेगा। अब क्या बच्चों की जान लोगे? फिर तो वो रोटेशन का लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, अगर आप लीगली 5 साल के बीच में 1-1 साल बाद आ रहे हो, या फिर 5 साल पूरे हो गए तो अगली 5 साल की टर्म शुरू हो रही है, आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो तो आप ही काम कर लो। आप हटना नहीं चाहते, कोई और हटाना नहीं चाहता। देखो 3 केस क्लियर है। आप डिस्क्वालिफाई नहीं हो, आप हटना नहीं चाहते, कोई और आपको हटाना नहीं चाहता। फिर है 139 का 10, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू अपॉइंट या रीअपॉइंट। वही 1 साल के बाद अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते 5 साल के बाद, 5 साल के लिए तेरे को लगा तो लिया भाई, अब क्या सिरदर्दी है? कह रहे हैं एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। सबसे लॉजिकल था, क्योंकि अगर अब आपने कंपनी लोगों को थोड़ा समझ लिया अपॉइंटमेंट को, तो ये आंसर आपका खुद भी निकल ही आता है ना। ओह, रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। अब आप पहले याद करते हैं ऑडिट कमेटी किसको, मतलब रिकमेंड की बात वही आ रही है ना। कहाँ आई थी? सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए आई थी। हो सकता है कुछ कैजुअल वैकेंसी के केस में बन जाए, तो कह रहे हैं मतलब जो भी केस है जहां पे हमें ऑडिट कमेटी की जरूरत पड़ रही है। अब अपन बात करते हैं कि ऑडिट कमेटी किस किस कंपनी को रखनी होती है। अभी तक अपनी ये तीसरी लिमिट आने वाली है। पहली आई थी कारो की 1110, फिर आई थी अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी इन केस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। 139 का क्या था? 2, 3 क्या था? 2 था, और रूल 5 था। तो वहां पे क्या आई थी लिमिट? 10, 50, 50। अब यहाँ पे क्या आ रही है? 10, 50, 100। 10, 50, 100। 10 क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल, सेम है। 50 बोरोइंग, सेम है। 100 टर्नओवर डिफरेंट है। तो ऑडिट कमेटी में अपन लिखेंगे 10, 50, 100। ऑडिट कमेटी बहुत ही अमीर लोगों के लिए होती है, इसलिए याद रखना यहाँ पे 100 करोड़ की लिमिट आ गई। कारो छोटा सा क्यूट सा, तो क्या आया था? 1110। ठीक है, और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, अच्छा ठीक है, एवरेज है, तो 10, 50, 50। ऑडिट कमेटी यानी कि बहुत अमीर कंपनी है। 10, 50 और 100। 10 में क्या है? पब्लिक कंपनीज। पहले तो पब्लिक कंपनीज भी हैं, तो यहाँ पे देखो प्राइवेट कंपनी है ही नहीं, तो इसको ऐसे सर्कल कर लो, पब्लिक कंपनीज हैं। इन एडिशन टू लिस्टेड, लिस्टेड को तो रखनी ही रखनी है ऑडिट कमेटी। और लिस्टेड को तो इन्होंने घसीटा है। मेरे को तो ये नहीं समझ आती लिस्टेड कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करती होगी। सच बात बता रहा हूँ ये मैं। जब आप सीए फाइनल में लिस्टेड कंपनी के सैबी चैप्टर पढ़ोगे ना, 3-4 सैबी चैप्टर्स हैं, मतलब आप भी एक बार कहोगे कि ये क्या ही चल रहा है। कि ये जैसे मैंने वो बोला था ना, क्या सीए को सांस ले सकते हैं, एक बार के लिए आपके भी माइंड में आएगा। जब आप सीए एक्ट पहली बार पढ़ोगे ना, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स, तब आपको लगेगा सीए सांस ले सकते हैं। साथ साथ एक चैप्टर आपके पास आएगा सैबी, क्या ये वाली कंपनीज जो हैं मतलब कि कुछ कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, तो ऐसे केसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑडिट कमेटी किस किस को रखनी है? अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल, बोरिंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। एक्सप्लेनेशन है पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन
एज एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सर्कल करोगे ऑन द डेट ऑफ एफएस। अदरवाइज ना बोरोइंग के लिए पॉइंट आता था ड्यूरिंग द ईयर, जहां पे ये नहीं है। समझे कैसे? जनवरी तक मेरे पास लोन है 60 करोड़ का, 20 करोड़ का मैंने रीपे कर दिया फेब में, बताओ मार्च में कितना रहा? 60 था, 20 रीपे कर दिया तो बाकी बच गया 40। इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाती है इससे। अब यहाँ पे क्या है, आपको ड्यूरिंग द ईयर चेक करना है या 31 मार्च को? 31 मार्च को। अब पीछे देखो 10 50 50 में वहां पे ड्यूरिंग द ईयर था कि नहीं था? लोन बोरिंग वाले में है। अब कारों के उसमें देखो, इधर तो कहीं रखे during the At year. a point of time. At any point of time. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है ना, वहां पे कारों में सर्कल करो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर बोरोइंग में कहीं पे भी कंफ्यूजन है ना, जहां पे आप कह रहे हो नहीं दिया हुआ, उसको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम काउंट करोगे। ठीक है, तो वहां पे मैं कहूं कारो लगेगा। इसी सेम एग्जांपल में 60 करोड़ 20 रीपे, 31 मार्च को बच गया 40, कारो तो लग जाएगा। समझ लो अगर उसकी 50 वाली लिमिट है, ऑडिट कमेटी नहीं लगेगी इसके ऊपर। समझ गए पॉइंट है? नहीं समझे? कारों में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है ना, यहाँ पे at balance sheet. तो यानी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। During the financial. तो मेरे पास 60 करोड़ का लोन तो चल ही रहा था ना, शायद मैंने ऑडिट कमेटी को बचाने के लिए 20 करोड़ का लोन रीपे कर दिया हो। फिर से मैं क्या करूंगा, 1 अप्रैल को फिर से 20 करोड़ का लोन भाई दियो। सबसे ज्यादा चालाकी मैं क्या करूंगा, 25 मार्च को रीपे कर दूंगा, 1 अप्रैल या 5 अप्रैल को वापस ले लूंगा। समझ गए? तो यहाँ पे आप लिख लो एज ऑन 31 मार्च। बोरोइंग के केसेस का पहला डिस्क्लेमर सुन लो, चाहे कंपनी लॉ हो चाहे टैक्स है, कोई भी चैप्टर। अगर बोरोइंग के केस में कुछ नहीं दिया हुआ तो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम काउंट करोगे, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर, ना कि एफएस की डेट। एफएस की डेट पे बड़ा कम ये काउंट करते हैं, क्योंकि इस पे टैक्स प्लानिंग एक झटके में हो जाएगी। जो लॉ को पढ़ेगा, लॉ को पढ़ने वाला बंदा पता क्या बोलेगा, आपने क्या बोलते हो, बैलेंस शीट एज एट, समझते हो? एज एट आज से 4-5 साल पहले चेंज हुआ था। पहले होता था एज ऑन। एज ऑन का मतलब होता था इस दिन पे बैलेंस, एज एट का मतलब होता है इस इतने बजे। 31 तारीख को, 31 मार्च को शाम को 5 बजे आप लोन रीपे कर दोगे। ठीक है, फिर आप कहते हो एज एट है ना, तो रात को 31 मार्च को 12 बजे तो मेरा बैलेंस 40 करोड़ है। 1 अप्रैल को सुबह सुबह 9 बजे वापस ले लोगे, हो गई टैक्स प्लानिंग। इसलिए बोरोइंग के केसेस में वो ज्यादा से ज्यादा क्या आपको रिकमेंड करते होते हैं, ड्यूरिंग द ईयर। डन। बाकी करते हैं हम कल कंटिन्यू। ओके, बाय बाय।